दोस्तों आज के हिस्ट्री क्लास में मैं आप लोगों को गुप्त साम्राज्य के विषय में बताऊंगा और गुप्त साम्राज्य की जानकारी दूंगा। एक वीडियो में पूरी क्लास होगी नहीं, कोशिश करूंगा कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको कवर खत्म करूंगा। आपको लास्ट टाइम मैंने इतिहास में जो पढ़ाया था वो था आपका शुंग, कण्व और सातवाहन। ठीक, आप लोगों को मैंने मोस्टली मौर्य वंश का प्रॉपर अंत करने के बाद प्रॉपर जो आपका मगध साम्राज्य था उसका अंत कर दिया था। अब जो है हम आप लोगों को नए सिरे से पढ़ाएंगे और गुप्त साम्राज्य को देखेंगे किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई और किसने की और कैसे इसकी स्थापना हुई। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। सामंतवाद होता क्या है? सामंतवाद होता क्या है ये देखेंगे। सामंतवाद सामंतवाद होता क्या है? तो सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कार्य के बदले भूमि दी जाती है। तो भूमि देने की प्रथा को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। भारत के अंदर सातवाहन राजवंश पढ़ाया था आप लोगों को। सातवाहन राजवंशों ने सबसे पहले भूमि देने की प्रथा की शुरुआत की। किसने? सातवाहनों ने। सातवाहन ने क्या किया? भूमि देने की प्रथा को शुरू किया। किसको? ब्राह्मणों को भूमि देना शुरू किया। ठीक, तो भारत के अंदर इस स्थिति को देखते हुए जो विदेशी आए थे उस विदेशी में आपने पढ़ा होगा ISPK, इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण। इनमें हम एक देखते हैं कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश का जो राजा था कनिष्क, उससे पहले ही राजाओं ने क्या किया था? लोगों को दान देना शुरू कर दिया। मतलब अपने नौकरों को पैसा या मनी ना देकर के क्या दिया? भूमि दिया। राजाओं के पास भूमि ज्यादा थी, तुम मेरा काम करते हो, जा भाई वो जमीन तुम ले लो। अब मान लो कि मैं राजा हूं, मेरे पास भले ही करोड़ों रुपए हैं और मैं उस पैसे को दान करता रहूं तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा और जो दान लेगा उसके दान में वृद्धि आएगी और कल का वो हमारा मालिक बन जाएगा। तो ऐसे ही हुआ था भारतीय इतिहास में जब सामंती व्यवस्था की शुरुआत होती है। सामंती व्यवस्था के तहत हमने देखा कि जितने भी राजा महाराजा थे उन्होंने क्या किया? अपने सामंतों को भूमि देना शुरू किया। तो जब भूमि देना शुरू किया तो भूमि देते देते एक टाइम ऐसा आया कि सामंतों के पास जमीन अधिक हो गई और राजा के पास जमीन कम हो गई, जिसका परिणाम यह निकला कि राजा जी रोड पे आ गए और सामंत जी महल में घुस गए। ठीक, राजा अमीर हो गया, गरीब हो गया, जो उसका नौकर था वो अमीर हो गया। तो कुषाणों के गुलाम थे आपके कौन? तो भारत के छोटे मोटे सामंत लोग। ठीक है, भारत के छोटे मोटे सामंत लोग। अब उन सामंतों में कौन आया? आपका श्रीगुप्त आया। श्रीगुप्त। ये श्रीगुप्त ने क्या किया? कुषाणों से अलग होकर के अपना एक क्या बनाया? साम्राज्य बनाया एक एरिया में। लेकिन जब तक ये था तब तक इसने अपने आप को स्वतंत्र नहीं किया। ये राजा के अधीन रहकर ही कार्य करता था तो ये भी एक राजा, लेकिन इसका भी बाप था कौन? जो इसका मालिक था। तो इसने क्या किया? गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। क्या की? गुप्त साम्राज्य की स्थापना। गुप्त वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश की स्थापना की। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त श्रीगुप्त जो था अपने मालिक के अधीन रहकर काम करता था।
इसका बेटा हुआ घटोत्कच। घटोत्कच। फिर इसका बेटा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। रुक जाओ, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दो आपको, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो लिखने में। श्रीगुप्त का बेटा हुआ घटोत्कच। इसका बेटा हुआ आपका चंद्रगुप्त प्रथम। फिर इसका बेटा हुआ आपका समुद्रगुप्त। ठीक। समुद्रगुप्त के दो बेटे हुए, एक का नाम रामगुप्त और एक का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त के दो वारिस थे, एक थी लड़की प्रभावती गुप्त, और लड़का था आपका स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का बेटा हुआ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, हाँ। और स्कंदगुप्त का आखिरी वारिस हुआ इस वंश का, वो हुआ था आपका विष्णुगुप्त। देखेंगे किस प्रकार से इस वंश का साम्राज्य चलता रहा। देखो, नंबर 1 राजा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 5 में आपका दोनों आ जाएगा, ये नंबर 5 में दोनों आ जाएंगे। नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। टोटल 8 राजाओं ने गुप्त वंश पर राज किया। ठीक है, हाँ। श्रीगुप्त की बात करें तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन ये अपने मालिकों के अधीन थे। ये सामंतों क्या थे? गुलाम थे। ये अपने आप को स्वतंत्र कभी रख नहीं पाए। इसका बेटा हुआ घटोत्कच, इसने भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाया। लेकिन घटोत्कच का बेटा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, ये बहुत ज्यादा ही चंट स्वभाव का था। इसने अपने आप को अलग कर दिया, कहा कि मैं कब तक गुलाम रहूंगा। तो इसीलिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। ये इतना खूंखार था कि इसने अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए, क्षत्रिय कुल बनाने के लिए, इसने बिहार के अंदर लिच्छवी नरेश की जो राजकुमारी थी उससे विवाह किया। ठीक है, उससे इसने विवाह किया। और विवाह करने के बाद इसने अपने जो टाइटल था, जो वैश्य था, ये लोग व्यापारी थे, एक तरह से वैश्य थे, बनिए थे, अपने आप को क्षत्रिय कुल में बदल लिए। ठीक। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम जो ऐसा शासक था गुप्त वंश का, जिसने विक्रमादित्य नहीं, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी।
तो इसी व्यक्ति ने क्या किया था, महाराजा धीराज की उपाधि ली। ये एक बहुत ही योग्य शासकों में से एक था। अब मैं मोटा मोटा बताऊंगा, कल इसको डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि लिया था किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके बाद इसका बेटा आया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वही इसका बेटा हुआ समुद्रगुप्त का रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त कमजोर शासक था, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम जो था राजगद्दी को, द्वितीय जो है राजगद्दी को हड़प लिया। और इसने अपने नाम के आगे क्या लगाया, विक्रमादित्य लगाया। क्या लगाया, विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इसके दो बच्चे हुए, एक प्रभावती गुप्त और एक आपका कुमार गुप्त। कुमार गुप्त से एक आपका टॉपिक याद करना होगा कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पे है, बिहार के अंदर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्कंदगुप्त से आएगा कि इसने हुनों के आक्रमण को रोका। किसको, हुनों के आक्रमण को रोका। तो हर एक, और इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त रहा था। हाँ, हर एक शासक का अपना कुछ ना कुछ रोल रहा है इसमें, गुप्त साम्राज्य में। चंद्रगुप्त जो प्रथम था, इसने अपने समय में एक सिक्का चलाया था, राजा रानी का सिक्का चलाया था, जो काफी फेमस चला था। चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक। लेकिन इसने अपने साम्राज्य को उतना हद तक डेवलप नहीं कर पाया था जितना कि समुद्रगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त प्रॉपर रूप से गुप्त वंश को काफी आगे तक ले गया और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत सबको कब्जा कर लिया था, पूरे भारत भर पर कब्जा किया था। तो इसलिए कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। अब सोचो, 3 समुद्र का पानी पीता था। कौन, समुद्रगुप्त का घोड़ा। समुद्रगुप्त का राजकवि था, किसी को पता है, हरिसेन। हरिसेन ने समुद्रगुप्त के विविधता, इसके कुशलता को देखते हुए एक अभिलेख बनवाया था, जिसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसी हरिसेन ने अपने राजा को कविराज की उपाधि दी थी, क्योंकि समुद्रगुप्त जो था गाने बजाने का भी काफी शौकीन था। समुद्रगुप्त बीना बजाता था। इसने सबसे ज्यादा सोने के शुद्ध सिक्के चलाए थे अपने राज्य के अंदर, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त जब सिक्के चलाए थे तो इसके सिक्के पर एक तरफ मां लक्ष्मी की फोटो और एक तरफ बीना की फोटो को लगाया गया था। तो कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त था ये वास्तव में वैष्णव धर्म को मानने वाला था, वैष्णव धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। समुद्रगुप्त जब मर जाता है तो इसको राजगद्दी मिलता है रामगुप्त को, इसका बड़ा बेटा होता है। रामगुप्त उतना होनहार व्यक्ति नहीं होता है। उसकी बीवी होती है बहुत सुंदर, जिसका नाम होता है कुमार देवी। कुमार देवी को अपना हस्बैंड पसंद नहीं आता, तो उसने हस्बैंड को ही चेंज कर दिया और अपने देवर को फंसा लिया, और फंसाने के बाद दोनों मिल करके अपने पति को पील दिया, उसको खत्म कर दिया, मतलब उसको गया हाथ में चाकू भोंक के मार दिया। रामगुप्त मर गया। रामगुप्त के मरने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाभी से विवाह करने के बाद उसने एक सिक्का चलाया, चंद्र देवी नामक सिक्का चलाया था। एक तरफ चंद्र नाम, एक का नाम देवी नाम।
काफी यूनिक सिक्का था वो, चांदी का सिक्का था। ये अशोक के बिल्कुल विपरीत था, इसलिए इसे दूसरा अशोक भी कहते हैं। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली, इसने बौद्ध धर्म को फैलाया। इसी के दरबार में नौरत्न में से कौन थे? कालिदास जी थे। इसी के समय कालिदास ने मालविका अग्निमित्र की रचना की थी। इसने राज्य का काफी हद तक विस्तार किया, लेकिन इसके मरने के बाद आपका कौन आया? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का इतना ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए काफी फेमस हो गया था, जिसे बाद में बख्तियार खिलजी ने जला दिया सन की। इसमें कहा जाता है कि 6 महीने तक आग जलती रही थी। एक विश्वविद्यालय नहीं, 3 विश्वविद्यालयों को एक साथ जलाया था, विक्रमशिला, औदंतीपुर विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। 3 विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। इसके बाद स्कंद गुप्त की कहानी आपने हिंदी में सुनी होगी, कार्नेलिया एक गीत आपने सुनी होगी, देवसेना एक गीत, स्कंद गुप्त वही है। हुनों के आक्रमण में इतना बिजी होता है कि अपने प्रेमिका को भी टाइम नहीं दे पाता है। इसकी प्रेमिका बूढ़ी हो जाती है और ये बूढ़ा हो जाता है, और इस वंश का अंतिम शासक होता है विष्णुगुप्त। ये कुछ नहीं, अंत होता है, खत्म हो जाता है, इसके बाद नया साम्राज्य आता है, छोटे मोटे आते हैं। इस प्रकार से काफी ज्यादा ही औचित्य होता है कि प्रॉपर रूप से भारत के अंदर जो है गुप्त साम्राज्य फैला था। और गुप्त साम्राज्य, जो भी आपके डाउट्स हैं और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको कल की क्लास में आप लोगों को एक चीज को लिख कर बता दूंगा, आप लोग लिख लेंगे। आज आपका इंट्रो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट देख लेंगे, इसको लिख लेंगे। इससे क्या होता है कि सिस्टमैटिक रूप से कहा था कि पहला शासक और अंतिम शासक, मेन शासक कौन था, उसको आपसे पूछता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट क्लास में देखें आप। धन्यवाद।